हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है। हाइड्राइडों की विशेषताएं। ठीक, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं। हाइड्राइड का नाम से ही पता चल रहा है कि दो एलिमेंट्स मिलेंगे, एक तो कोई भी मेटल मिलेगी और दूसरा आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। और वो किस फॉर्म में मिलेगा, नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा आपको। क्लियर है। तो ये जो हाइड्राइड्स, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। कैसे होते हैं ये बाइनरी कंपाउंड्स, मतलब द्विअंगी यौगिक होते हैं। ठीक है। हाइड्राइड्स द्विअंगी यौगिक होते हैं जिनमें एक तो मेटल होता है और दूसरा कौन सा कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन वो किस फॉर्म में होता है, नेगेटिव फॉर्म में। क्योंकि मेटल की जो टेंडेंसी होती है, जो मेटल की कैपेसिटी, जो मेटल की क्षमता होती है, वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन देगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो वे तत्व जिनकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम हो। और दूसरा, इसके लिए एक सिचुएशन लागू होती है कि जो मेटल होती है ना, उसकी विद्युत ऋणता हमेशा हमेशा हाइड्रोजन से कम होनी चाहिए। तथा हाइड्रोजन से क्रिया कर नवीन यौगिक बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्राइड द्विअंगी यौगिक होते हैं जिसमें एक मेटल होता है और दूसरी हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन वहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में, ऋणात्मक रूप में होता है। और उसके बाद अगर मैं सोचूं तो क्या कह सकते हैं कि इनके लिए जो शर्त होती है, एक शर्त लागू होती है कि यहाँ पर जो मेटल की, धातु की जो विद्युत ऋणता होनी चाहिए वो हाइड्रोजन से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई मेटल ही हो, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर कोई मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटेलॉइड्स भी हो सकता है। धातु भी, अधातु भी और उपधातु, तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन वो किसके साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, हाइड्राइड्स का निर्माण कर देगा। ठीक है। सभी धातु हाइड्रोजन के यौगिक इसी समूह के सदस्य हैं। अलग अलग तत्वों के हाइड्राइडों की बंध संरचना व रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। इस आधार पर विभिन्न हाइड्राइडों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है कि हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सलाइन हाइड्राइड्स, सह संयोजक व आणविक हाइड्राइड्स, धात्विक तथा अंतराकाशी हाइड्राइड। एस ब्लॉक की धातुएं बहुत कम आयनन ऊर्जा वाली और अधिक विद्युत धनीय होती हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि एस ब्लॉक की जितनी भी धातुएं होती हैं उनकी आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो फटाक से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। अपनी बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन को हाइड्राइड बनाकर बंधित करती हैं। और अपनी क्या करेंगे, अपने वैलेंस सेल से अपने संयोजकता कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और वो नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, हाइड्राइड्स बना देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि हाइड्राइड बनने का कारण, अब ये भी देखो कि हाइड्राइड बनने के लिए हाइड्रोजन के पास दो विपरीत स्थितियां होती हैं। एक तो हाइड्रोजन की कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है और हाइड्रोजन की जो वियोजन ऊर्जा होती है वो बहुत ही उच्च होती है। कि जो वियोजन ऊर्जा मतलब जुड़ने की क्षमता होती है, तो जुड़ने की क्षमता हाइड्रोजन के पास बहुत ज़्यादा होती है। किसके साथ, दूसरा तत्व जिसकी विद्युत ऋणता बहुत ही कम हो। ठीक है। अतः बहुत कम आयनन ऊर्जा वाली अति क्रियाशील धातुएं ही हाइड्राइड बनाने में सक्षम होती हैं। अब सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होती है, एस ब्लॉक की। तो हम ये मान सकते हैं कि केवल और केवल जो एस ब्लॉक की धातुएं होती हैं वो ही हाइड्राइड बनाने में सक्षम होती हैं। डी ब्लॉक वाली धातुएं हाइड्राइड का निर्माण नहीं कर सकती। ठीक है। तत्वों के हाइड्राइडों के लवणों को अपने लवणीय व्यवहार के कारण लवणीय हाइड्राइड कहते हैं। उदाहरण, क्षार धातुओं के हाइड्राइड जैसे CaH2, SrH2, BaH2 एंड बेरिलियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्राइड संयोजी व आणविक हाइड्राइड कहलाते हैं। अब देखो कि सबसे पहले लवणीय हाइड्राइड कौन से होंगे। लवणीय को मैं आयनिक भी बोल सकती हूँ। सेम सिचुएशन कि यहाँ पर लवण क्या बनाता है, साल्ट क्या होता है, NaCl। तो ये कैसा होता है, आयोनिक होता है। तो आयोनिक कब होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, लवणीय की जगह आयनिक हाइड्राइड भी बोल सकती हूँ। तो हमें पता है कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये तीनों तो कैसे बनाएंगे, कोवेलेंट, क्योंकि सह संयोजी या फिर आणविक हाइड्राइड का निर्माण करेंगे। ठीक है। लिथियम भी, बेरिलियम भी और मैग्नीशियम भी, क्योंकि हम अभी पीछे पीछे पढ़ के आए हैं कि जो
सहसंयोजी जो होते हैं ना, सहसंयोजी, तो वो कौन बनाते हैं, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। इनके विकर्ण संबंध से हमें पता चला है कि ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं, सहसंयोजी कंपाउंड बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी बच गए, जैसे आपका कौन सा बच गया, CaH2, SrH2, BaH2, ये कैसे बनाएंगे, आयोनिक या फिर लवणीय हाइड्राइड का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप याद रखना कि जो लवणीय हाइड्राइड हैं उनके तो कौन कौन से होंगे, CaH2, BaH2, SrH2, ठीक है, CSH, NaH, ये सभी कैसे हैं, लवणीय हाइड्राइड। और सहसंयोजक व आणविक कौन से होंगे, केवल और केवल किसके, लिथियम के, मैग्नीशियम के और बेरिलियम के। ठीक है, धात्विक या फिर अंतराकाशी हाइड्राइड वो कौन से होंगे कि BeH2 और MgH। मतलब अंतराकाशी का मैंने आपको मतलब समझाया था कि जब जैसे क्रिस्टल बनता है तो कोई जितना छोटा साइज़ का धनायन होगा, जितना छोटा आकार का धनायन होगा ना, वो फटाक से इंटरस्टिशियस के अंदर फिट हो जाता है, अंतराकाशी स्थान के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर वो अंतराकाशी स्थान के अंदर फिट हो गया तो जिसकी वजह से वो अंतराकाशी हाइड्राइडों का निर्माण जल्दी से करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो BeH2, बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा है। ठीक है, लिथियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, तो ये ही केवल अंतराकाशी हाइड्राइडों का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब उसके बाद हैं इनके आयनिक गुण के प्रमाण कि इनके आयनिक हो सकते हैं कि जैसे ये हमने सोचा कि जो हाइड्राइड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो लवणीय हाइड्राइड, दूसरा अंतराकाशी हाइड्राइड, तीसरा आणविक हाइड्राइड। तो हमें क्या प्रमाण मिले हैं इनके कि ये इनके अंदर आयनिक गुण भी पाए जाते हैं। विद्युत अपघटन, पहला कि इलेक्ट्रोलिसिस। हमें पता है कि जब हम अगर इलेक्ट्रोलिसिस, अरेनियस थ्योरी के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो हम किसी का भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मतलब विद्युत अपघटनी सॉल्यूशन का हिंदी में क्या बोलते हैं, विलयन। ठीक है, विद्युत अपघटनी विलयन जब हम लेते हैं और उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाता है। और पॉजिटिव जो आयन है वो किसके तरफ जाएगा, 2 पोल होते हैं आपके, कौन कौन से, एक तो कैथोड और एक एनोड। तो आपको पता है एनोड के ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रमाण है इसका सबसे बड़ा कि गलित धातु हाइड्राइडों का वैद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है और धातु कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है, 2H नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ, H2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, एनोड की तरफ, और जो बाकी के जो बच गया वो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। ठीक है, इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से कि हाइड्राइडों के क्रिस्टल अध्ययन से पता चलता है कि इनके बंध दिशात्मक नहीं होते हैं, कि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, इनकी दिशा नहीं होती, ये मन चाहे उधर ही जा सकते हैं। ठीक है, जालक ऊर्जा का पाया जाना आयनिक यौगिकों का विशेष गुण है, अतः इन हाइड्राइडों में प्रेक्षित जालक ऊर्जा का मान वास्तविक जालक ऊर्जा के मान के बराबर होता है। कि अब अगर हम लैटिस एनर्जी हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कि एक तो ऑब्जर्व कर सकते हैं और दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ऑब्जर्व करते हैं वो और जो कैलकुलेट करते हैं वो दोनों की वैल्यू क्या आती है, इनके लिए लगभग बराबर आती है। तो उससे हम कह सकते हैं कि ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तीसरा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की इसके विरचन की कौन कौन सी विधियां, हम इसको कैसे कैसे बना सकते हैं। कि तत्वों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा विभिन्न क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं हाइड्रोजन से सीधी अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्राइड बनाती हैं। कुछ धातुओं के लिए नियत ताप तथा दाब की आवश्यकता होती है। कुछ एक तो ऐसी होती हैं कि जिनके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, नियत दाब और नियत ताप पर अभिक्रिया करके वो हाइड्राइड का निर्माण कर लेती हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी धातुएं होती हैं जिनके लिए हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है कि वो आपस में क्रिया करके फिर हाइड्राइड का निर्माण करेंगी। ठीक है, जैसे लिथियम और हाइड्रोजन की परस्पर क्रिया से धातु की सतह पर धात्विक हाइड्राइड की एक परत जम जाती है, परंतु धात्विक क्रिस्टल में हाइड्रोजन का लिथियम से संपर्क नहीं रहता है। कि मैंने पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं, जैसे लिथियम का अगर हाइड्राइड हम बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, Li का सीधा डायरेक्ट संयोग कर देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हमारे पास क्या बन गया, LiH।
अब उस लिथियम के ऊपर क्रिस्टल जो बन गया, तो उस लिथियम के ऊपर हमारे के ऊपर हाइड्राइड की एक परत जम गई, और जैसे ही हाइड्राइड की एक परत जम गई तो इसका मतलब लिथियम का हाइड्रोजन से कोई संपर्क नहीं है इस लिथियम हाइड्राइड के बजाय। ठीक है, तो अगर हम उसको टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, बहुत अधिक तापमान देंगे, तो ये सतह धीरे धीरे टूटने लग जाएगी, और जैसे ही ये सतह टूटेगी तो लिथियम हाइड्राइड का निर्माण हो जाता है। क्योंकि अभी तक तो क्या था कि लिथियम के ऊपर एक परत जम गई। लिथियम बेचारा कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में, एक्रिय फॉर्म में है, वो कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर की, जब हम अधिक तापमान देंगे तो उसके ऊपर की जो परत होगी वो क्या हो जाएगी, टूटने लग जाएगी, और जैसे ही वो टूटेगी तो लिथियम फिर दोबारा से सक्रिय हो जाता है। और लिथियम अगर दोबारा से सक्रिय होगा तो इसका मतलब लिथियम हाइड्राइड का निर्माण होगा कि लिथियम किसके साथ संयोग करेगा, हाइड्रोजन के साथ, और किसका निर्माण कर देगा, लिथियम हाइड्राइड का। ठीक है, दूसरा है बाय रिडक्शन मेथड। बेरिलियम को छोड़कर सभी धातुएं अपचयन के उपरांत धात्विक हाइड्राइड बनाती हैं। इसे प्राप्त करने के लिए बेरिलियम का हाइड्राइड अस्थायी होता है, अतः इसका निर्माण प्रक्रम बहुत ही कठिन है। इसे प्राप्त करने के लिए BeCl2 को लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयित कर प्राप्त उत्पाद एक एडिक्शन मिलता है हमें। ठीक है, कि एक अडक्ट मिलता है, और अडक्ट जैसे ही मिलेगा तो वो बंद नली में ट्राइफिनाइल फोस्फीन के साथ गर्म किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेरिलियम का जो हाइड्राइड बनता है उसको हम रिडक्शन मेथड से नहीं बना सकते, क्योंकि वो अत्यधिक अस्थायी होता है, तो उसका जो निर्माण का जो प्रक्रम होता है वो भी बहुत कठिन होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, BeCl2 को लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ क्रिया करवाई। जैसे ही लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ हमने क्रिया करवाई तो हमारे पास क्या बनेगा, BeB2H8। ठीक है, अब BeB2H8 को जब हमने एक बंद नली में लिया और उस बंद नली में किसके साथ रिएक्शन करवाई, ट्राइफिनाइल फोस्फीन के साथ अगर रिएक्ट करवाई तो हमें क्या मिलता है, BeH2। और BeH2 है वो एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। ठीक है, BeH2 एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, और वो अगर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है तो वो मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि जैसे बेरिलियम जो कंपाउंड बनाएगा ना वो इस तरीके से बनाता है, और इधर भी क्या जुड़ जाएगा, बेरिलियम। तो ये डाइमर की, ऐसे डाइमर भी क्या बोल सकते हैं हम इसको, पॉलीमर की बहुलक की संरचना इसकी बहुत अधिक स्थायी होती है एकलक संरचना की बजाय। ठीक है, अब उसके बाद हैं इनके हाइड्राइडों के भौतिक गुण, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।